पापा जी ने शुरुआत किया था 6 एकड़ से, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते बढ़ाते अभी यहाँ तक पहुंचे हैं। तो नीमाटोड से इसको बचाना होता है। जितना ज्यादा वो हीट वहाँ प्रोड्यूस होगा, वहाँ अगर नीमाटोड है या ऐसे पैथोजेंस है, हाँ वो सब खत्म हो जाएगा। अच्छा। लोवेस्ट जो है ना, लोवेस्ट में 30 रुपए तक शायद कभी आ जाता होगा। हाईएस्ट तो खैर 70, 80, 90 तक भी हर सीजन में ऐसा होता है। और एकदम सीधा सवाल है, गावा की खेती में फायदा है कि नहीं, आप बताओ। हाँ। आप ये बताओ, क्रिकेट खेलने में फायदा है कि नहीं? तो आप सचिन तेंदुलकर को करने तो फायदा है। हाँ। नहीं तो आप जीवन बर्बाद कर दिए। हाँ। फायदा सिर्फ मेहनत करने में। हाँ। तो आपका चैनल मैंने देखा, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, किसानों को इतनी अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अजित और आपको स्वागत करता हूं आपके के चहेते फार्मिंग चैनल विशाल फार्म में। आज मैं आपको जिस किसान से मिलवाना चाहता हूं वो हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के, लेकिन वो लंदन में MBA पढ़ाई करके 110 एकड़ का गुआवा फार्मिंग किए हैं और बहुत ही बड़े लेवल पे उनको सक्सेस भी मिली है। तो चलिए उस किसान से मैं आपको मिलवाता हूं और जानते हैं इस वीडियो में कैसे इनका जर्नी रहा और आगे गुआवा फार्मिंग का कैसा मतलब फ्यूचर है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। चलिए मिलते हैं सर। सर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम कबीर चंद्राकर है। मैं रायपुर में रहता हूँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। उससे नज़दीक एक गांव है मुजगहन, छोटा गांव है, यहाँ खेती करता हूँ। यहीं भाई साहब आए हुए हैं। तो फार्मिंग की जर्नी तो हम लोग तो डिस्कस किए ही। पापा जी ने शुरुआत किया था 6 एकड़ से, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते बढ़ाते अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अमरूद की 2 किस्में तो लगाई हुई है, पहले VNR और उसके बाद फिर पिंक ताइवान कुछ जगह में लगा है, और तीसरा रेड डायमंड भी हम लोग अभी ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पीछे जो पौधा है ये रेड डायमंड का है। अच्छा। ये पिंक ताइवान है। अच्छा। और इस तरफ फिर VNR है। तो ये कितने साल से मतलब ये आप करते आ रहे हैं सर गुआवा? मेरे को फार्मिंग में आए हुए तो खैर मैं 2016 से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। 2014 में मैं वापस आया। 2 साल थोड़ा स्टडी करके ये सब। और पापा जी तो काफी पहले, मेरे ख्याल से 2011 या 10 या 11 ऐसा कुछ, उस टाइम पे पहला प्लांटेशन हुआ था। कितने एरिया में शुरू किए थे? 6 एकड़ में गुआवा की प्लांटेशन बात कर रहा हूँ। बाकी फार्मिंग तो यहाँ बाकी धान जो ट्रेडिशनल क्रॉप है। जैसे हम गांव में सोचते हैं कि अगर कोई विदेश में पढ़ा है या फिर बड़े शहरों में, तो उसके बाद अक्सर जो है लोग नौकरी करना पसंद करते हैं या फिर जॉब करके सेटल होना चाहते हैं, लेकिन आपको खेती को इतने बड़े लेवल में उत्साह है? देखो ऐसा है कि मेरे को ये पता था कि अभी नहीं तो बाद में, मतलब अगर मैं एक सिनेरियो ये हो सकता था कि मैं जॉब करता होता। अच्छा। और उसके बाद फिर मुझे पता था कि वापस तो आना ही पड़ेगा। 20 साल 30 साल बाद कभी ना कभी तो लौटना था ही। और लगाव जुड़ाव जो है गांव में, ही बचपन से रहे, यही खेले हैं, तो मन ऐसा रहता है, यही लगा ही हुआ रहता है। भले बाहर ही, दिल दिमाग इधर ही रहता है। वही तो गाँव में क्या चल रहा है। तो वापस आना ही था। तो मैं बोला लेट से अगर आऊंगा, लेट अगर स्टार्ट करूंगा तो चीजें मेरे को तब समझ में नहीं आएंगी, तब मेरा एनर्जी भी उतना नहीं रहेगा, इंटरेस्ट उतना नहीं रहेगा। और मैं एक बार अगर टाइप्ड हो गया किसी दूसरे काम में, तो फिर इसको नए सिरे से फिर उस टाइम पे शुरुआत करना थोड़ा कठिन होगा, ऐसा मेरे को लग रहा था। अच्छा। तो इसलिए मैंने फिर ये डिसीजन लिया कि मैं वापस आके फिर फार्मिंग जो है अभी से स्टार्ट कर लेता हूँ, तो जो सीख पाऊँ, जितना जल्दी सीख पाऊँ तो बेहतर होगा ऐसा। और आपके यहाँ पर जो कितने लेबर मतलब यहाँ पर लगते हैं अमूमन, और किस टाइम में ज्यादा लगते हैं? देखिए लेबर का रिक्वायरमेंट जो पीक रिक्वायरमेंट है हाईएस्ट, वैसे 110 एकड़ जो है वो अलग अलग जगह पे है। एक ही जगह पे नहीं है। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ तो अभी 40 एकड़ में प्लांटेशन है। 44 एकड़ कुछ का ये फार्म है। तो पीक जो लेबर रिक्वायरमेंट है ये होता है बैगिंग के टाइम में, जिस टाइम में बैगिंग होता है। बैगिंग क्योंकि देखिए अगर आप मैं दिखाऊं, जैसे ये फल है, तो अभी तो ये ओपन है, इसमें बैगिंग अभी किए नहीं है और ये डिस्कार्ड भी हो जाएगा। उधर उस साइड में आपका बैगिंग? हाँ, बैगिंग वाले भी एरिया है। एक एक फ्रूट में 3 लेयर का बैगिंग हमको करना रहता है, फोम नेट, पॉलिथीन और पेपर। अच्छा। तीनों चीज का। तो वो करने में काफी समय लगता है। अच्छा। और लेबर सबसे ज्यादा उस समय पे लगती है। और जैसे कुछ किसान खेती करते हैं लेकिन बैगिंग को थोड़ा मतलब जरूरत से ज्यादा खर्चा मानते हैं, लेकिन बैगिंग करने से एक्चुअल में क्या फायदा मिलता है, ये थोड़ा हमारे किसानों को थोड़ा बताइए। देखिए आज के जमाने में ऐसा है कि फल की बात नहीं है, कोई भी सामान आप खरीदेंगे दुकान में तो क्वालिटी, और क्वालिटी जब आप सामान को यूज करेंगे वो तो बाद में होगा। आप पैकिंग से ही जज करेंगे कि किसी एक प्रोडक्ट में कितना एफर्ट, कितना मेहनत, कितनी सोच डाली गई है ना। तो बैगिंग करने से आप बैगिंग वाला जो फ्रूट है उसमें आप इसको कितनी सारी चीजों से बचा रहे हैं। फ्रूट फ्लाई। हाँ, मतलब नहीं, जो फोम नेट है सबसे पहला चीज, फोम नेट जो पहला लेयर है पहले देते हैं, उसके बाद
उसके बाद पॉलीथीन, फिर लास्ट में पेपर। अच्छा। फोम नेट का सिर्फ इतना काम है कि ये एक दूसरे से, जैसे ये टकराया ना, यहाँ देखिए आपको ये निशान दिख रहा होगा, ये रगड़ है। ब्रश एक दूसरे से अगर ये टकराए, ये पत्तों से रगड़ा के देखो कैसा हो गया। हाँ, ये देखिए, हाँ, आवाज। ठीक है। हाँ। तो बैगिंग और बिना बैगिंग का यही फर्क है। एक फल जिसमें बिना दाग का रहेगा, जिसमें पत्ते को भी रगड़ाने हम नहीं दे रहे, मतलब हम ख्याल किस स्तर का रख रहे हैं। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। मतलब ये इस बात से साबित होता है कि आप क्वालिटी इसको, कैसे मेंटेन हाँ, हो रहा है। आप फोम नेट लगाते हैं ताकि एक दूसरे में टकराए ना। जब आप इसको हार्वेस्ट करके जमीन में रखेंगे तो भी नहीं टकराएगा। हाँ हाँ। फोम नेट कुशनिंग उसको मिलेगा, सेव करके रखेगा, है ना, सेफ रखेगा। हाँ। उसके बाद उसके ऊपर पॉलीथीन लगेगा, हाँ। जिससे उसके अंदर कीड़े नहीं घुसेंगे। अच्छा। कीड़े इसको अटैक नहीं करेंगे तो आपको पेस्टिसाइड मारने का काम नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। अब पेस्टिसाइड एक बार बैगिंग हो गया, फिर कोई पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, जीरो पेस्टिसाइड। हाँ। और ये मैं सुना था जैसे बेगिंग करने के बाद ही थोड़ा अच्छा से ग्रोथ फ्रूट्स का होता है क्या कि ग्रोथ तो खैर होता है। असली में क्या होता है, बैगिंग जो लास्ट लेयर करते हैं ना, शेड, सन से उसको प्रोटेक्ट करते हैं, हाँ हाँ, है ना। तो सन नॉर्मली क्या करता है, अगर इस पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है हाँ। तो हीट के कारण इसका कुछ ना कुछ पानी जो है अंदर का, हाँ। वो इवेपोरेट होगा। अच्छा। इसके अंदर का। हाँ। और अगर इसके ऊपर पेपर लगा हुआ है तो सनलाइट को आपने ब्लॉक कर दिया, तो वो इवेपोरेशन जो है वो थोड़ा सा कम होगा। हाँ। तो इसका एक और दूसरा थ्योरी भी है कि ओपन वाले फ्रूट का टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा। क्यों? क्योंकि इसका वाटर अगर इवेपोरेट हो गया हाँ। तो इसमें पानी कम है, और इसी का भाई है यहाँ पे, इसको अगर मैं बैगिंग लगा दूं तो इसमें पानी ज्यादा रहेगा। हाँ। जिसमें पानी ज्यादा रहेगा उसका स्वाद अच्छा, कम। ये मेरे दिमाग में पहले भी क्वेश्चन आया था कि ओपन वाले का स्वाद क्यों अच्छा टेस्ट लगता है, और जो बेकिंग होता है वो थोड़ा सा यही कारण है, इससे फीका रहता है। अच्छा, और साइज कितने में देते हैं बैगिंग? इससे और थोड़ा छोटा नींबू साइज ना, जो डार्क ग्रीन कलर रहता है। हाँ, डार्क ग्रीन रहता है तब। ये तो लगभग ये थोड़ा अभी कटिंग हुआ है। अच्छा जी। और ये पूरे एरिया में आप मतलब पानी जो ड्रिप इरिगेशन, हाँ, ड्रिप देते होंगे से ही देते हैं। अच्छा, पूरा। और इसमें बहुत सारे किसान और भी एक क्वेश्चन रहता है, जैसे गुआवा फार्मिंग के लिए कौन सा ड्रिप लगाना सबसे अच्छा रहता है? नहीं, इन ड्रिप, ड्रिप लगाना, इनलाइन जो वेजिटेबल में दिया जाता है, इनलाइन जो अंदर से ड्रिप लग के आता है कंपनी से, वो वाला। अच्छा। क्योंकि देखिए आपको हर एक फीट में पानी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ये तो जरूरत है ही है। हाँ हाँ। छोटा रहता है पौधा तो लोगों को क्या लगता है, जहाँ पेड़ लगा है हमको सिर्फ वहीं पे पानी देना है। अच्छा। लेकिन उसका जड़ वहां नहीं है, और इसका फैल के जाता है, जड़ तो दूर है। हाँ हाँ। बल्कि ऐसा है कि जहाँ आप पानी देंगे वहां जड़ आ जाएगा, जड़ आ जाएगा ना। और इसका पौधा भी डिस्टेंस तो ज्यादा नहीं है। हाँ, 8 फीट में है ये वाला, है ना। तो जहां तक जड़ रहता है ना, वहां तक, सॉरी, जहां तक ड्रिपर रहता है, जहाँ पे पानी जाता रहता है, वहां तक जड़ आ जाता है अपने आप। अच्छा अच्छा। क्योंकि जहां जहां पानी दोगे तो उसके जो व्हाइट रूट्स हैं, जो हेयर रूट्स हैं, वो वहां पे ज्यादा रहेंगे। अच्छा। तो हम जो रेस्ड बेड ऐसा बनाते हैं उठा के, जिसमें मिट्टी थोड़ी भुरभुरी होती है, वहां पे ड्रिप लाइन लगा होता है दोनों तरफ। वहां पे जब आप खोदेंगे तो सबसे ज्यादा जड़ वहां मिलेगी। अच्छा। दूर में भी मिलेगी, लेकिन सबसे ज्यादा जड़ वहां पे होगी, क्योंकि वहीं से वो अपना खाद और पानी वहां से एब्जॉर्ब करता है। हाँ। और जैसे ये आपका कितने डिस्टेंस में लगा हुआ है लगभग ये पौधे? ये है पौधे से पौधे तो 8 फीट है। हाँ। और रो टू रो 12 फीट है। 12 फीट है। इसमें आप ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस शुरू से वीएनआर ने जो रिकमेंड किया था, ये बीच में 16 फीट का भी ट्रेंड आया था। 16 फीट के बाद लेकिन उसमें नंबर ऑफ प्लांट्स थोड़ा सा कम हो जाते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, कितना कैनोपी से इन्होंने कितना मतलब ब्रांचेस लिए हैं, और इससे बहुत ज्यादा फ्रूटिंग भी ले रहे हैं। तो हमें जैसे 1000-1200 पौधा लगा देंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट भी जरूरी है। मैनेजमेंट जरूरी है, क्योंकि देखो, देखिए आप पौधे ज्यादा लगा के तना बढ़ा सकते हैं। हाँ। कैनोपी का साइज तो फुल है। नहीं, ये नहीं ले सकते। हाँ, आप देखिए 12 फीट का ये डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। आप बोल रहे हैं यहाँ एक और पौधा लगाएंगे, तो बीच में चलेंगे कैसे? वही आप इमेजिन कीजिए, यहाँ एक और पौधा है, इसके अंदर आप घुस ही नहीं सकते। आप घुसेंगे नहीं तो कटिंग नहीं कर सकते, स्प्रे नहीं कर सकते, अगर थोड़ा बहुत जो फंगस। लेकिन शुरुआत का जो 2-3 साल है तब तक आप कर सकते हैं। उसके बाद उसको निकाल भी सकते हैं, उसको हटाना पड़ेगा। अच्छा। हटाना पड़ेगा। अब हटाओगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, इसके जो रूट है जो यहाँ है, जब आप इसको उखाड़ोगे तो इसके रूट्स डैमेज होंगे। अच्छा। रूट्स तो टूटेंगे ना, टूटेंगे क्योंकि वो इंटरलॉक भी हो जाएंगे। रूट्स टूटने का मतलब है फ्रूटिंग के ऊपर ये। हाँ, मतलब वहां से इन्फेक्शन, कोई भी तरह का फंगल, बैक्टीरियल कोई भी इन्फेक्शन वहां से हो सकता है, जिसकी संभावना है। और इसमें आप लगाते वक्त कितने साल से आप जो प्रोडक्शन है वो चालू हो जाता है? लगाने के बाद वीएनआर की अगर बात करें, वीएनआर के बाद, वीएनआर दूसरे से तीसरे साल के बीच में आप फ्रूट्स ले सकते हैं। अच्छा। क्या होता है, 2 बातें हैं। अगर आप ले तो पहले साल में भी सकते हैं, लेकिन पहले साल में भी फ्लावरिंग आएगा। अगर आप उसको लोगे तो फिर पौधा नहीं तैयार होगा ना। तो आप पहले पौधे को मजबूत करेंगे, तब फिर फल लेंगे। अच्छा। तो पौधे का एनर्जी जो है उसको आप टुवर्ड्स फ्रूट चैनलाइज कर सकते हैं या टुवर्ड्स वेजिटेटिव ग्रोथ। तो दोनों में से आपको क्या चाहिए। तो हम लोग पहले पौधे को तैयार कर लेते हैं। पौधा एक बार एज में आ गया, बड़ा हो गया, स्टेबल हो गया,
फ्रूट। उसके बाद फिर फ्रूटिंग तो मतलब जीवन भर लेना ही है फिर। हाँ वही तो, जब तक उसका लाइफ है। और ये आपका ये जो बाग है ये कितना साल का पौधा है? ये मेरे ख्याल से प्लांटेशन है, ये 5 साल का पौधा होगा। 5 साल का। और अभी काफी सारा हम फ्रूट्स यहाँ पर देख रहे हैं, तो कि ये लगभग कितने किलो का होगा एक एवरेज माने तो? मेरे ख्याल से इसमें जो बैगिंग दिख रहा है 100 लगभग होना चाहिए। हाँ तो एवरेज केजी में आएगा 30-35 के आसपास, 30 किलो के आसपास। 30 किलो के आसपास आ गया। हाँ, ये इस सीजन में इसमें 30-35 किलो। 5 साल के पौधे में एक सीजन में 30 किलो। हाँ लगभग इस वाले प्लांट की बात कर रहा हूँ, एवरेज नहीं है ये। एवरेज नहीं है, लगभग हाँ, लेकिन 22-25 किलो एवरेज आ जाएगा। 20 तो 5 साल का पौधा है, और इसमें आप 2 सीजन फ्रूटिंग ले रहे हैं ना? हाँ, 25 किलो एवरेज आएगा ही आएगा। अच्छा, 25 किलो आएगा, मतलब 10 टन मान लीजिए 1 एकड़ में लगभग। हाँ, एक सीजन में। तो सर अमरूद में लगने वाली जो बीमारियां हैं, जो डिजीज हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए, और उसके समाधान हम कैसे कर पाएंगे उसके बारे में भी थोड़ा अच्छे से जानकारी दें। एक सबसे जो परेशान करने वाला इसमें बीमारी होता है उसको निमाटोड बोलते हैं। अच्छा, जो जड़ से? हाँ, जड़ के अंदर वो नोड्यूल जैसा बन जाता है, जड़ों में वो रहता है। हाँ, वो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। अच्छा, तो निमाटोड से इसको बचाना होता है। अच्छा, और सॉइल बॉर्न डिजीज है, मतलब वो सॉइल पे ही रहता है। तो जहाँ से आप प्लांट ले रहे हैं, हो सकता है वहां की मिट्टी से आ जाए, या हो सकता है अपने अगर मिट्टी में है पहले से ही, तो भी हो सकता है, तो भी हो सकता है। या फिर अच्छा नर्सरी से ही पौधा खरीदे, ये एक तो पहला चीज। हाँ। दूसरा चीज, उससे बचने का तरीका ये है कि आप कभी भी प्लांटेशन कर रहे हो उसके पहले सोलराइजेशन जरूर करें। अच्छा, सोलराइजेशन का मतलब है कि आप गहरी जुताई करें। प्लाऊ जो होता है हमारा 1.5 फीट 2 फीट तक अंदर मिट्टी को पलटी करें गर्मी के पहले। और गर्मी में पूरा धूप, उसमें जितना धूप हो सकता है उतना जाने दें। और अच्छे प्रैक्टिस के लिए नहीं, और इसका जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसके लिए क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट मल्च आता है। अच्छा, एक पॉलीथीन होता है। तो आपने ये जो जुताई कर ली, जुताई करने के बाद क्या करते हैं कि पानी उसमें डाल देते हैं। अच्छा, खेत में पानी आप डाल दीजिए, और ऊपर से जो ट्रांसपेरेंट मल्च है वो बिछा दीजिए। इससे क्या होगा, हीट अंदर डेवलप होगा। अच्छा, भाप बनेगा। तो उसका जो टेम्परेचर है वो राइज होकर 55, 60, 70, 80 कहीं तक भी पहुंच सकता है। अच्छा, तो जितना ज्यादा वो हीट वहां प्रोड्यूस होगा, वहां अगर निमाटोड है या ऐसे पैथोजेंस है, सब खत्म। हाँ, वो सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा। तो मतलब बेसिकली वो फिर सॉइल जो है वो स्टेरलाइज हो जाएगा, हमारे उपयोग के लिए हो जाएगा। अच्छा। फिर जो गोबर खाद वगैरह ऐड करते हैं, तो जो बेनिफिशियरी बायोम है, जो हमारे को चाहिए, अच्छा, माइक्रोब्स हैं, वो सारे चीज वहां रिस्टोर हो जाएंगे। वो तो हमारे हाथ में है, जितना अपने को रिस्टोर करना है। तो देखिए किसान भैया, एक बहुत ही अच्छी जानकारी मिली सर से। जैसे इसका मतलब आप किस सीजन में आपको लगता है कि ज्यादा मतलब थोड़ा फ्रूटिंग आता है, या फिर मार्केट का प्राइस क्या रहता है, मतलब प्रोडक्शन वाइज अगर बात करें? देखिए, इसमें 2 चीज है। इसका जो नेचुरल साइकिल है, मतलब हम इसको अगर ऐसा, ये तो फार्मिंग में हम सब चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, कटिंग भी कर रहे हैं, खाद भी हम ही कंट्रोल करते हैं। ये ना करे तो इसका जो नेचुरल साइकिल है, जो अमरूद कब फलता है, तो वो ठंड में फलता है। तो इसका जो नेचुरल साइकिल है, ठंड का जो सीजन है, उसमें ये हाईएस्ट प्रोडक्शन देगा। अच्छा, और हाईएस्ट क्वालिटी भी आएगा। इसके पहले आप बरसात में लेना चाहोगे तो बहुत सारी चीजें आपको तकलीफ देंगी। अच्छा, कीड़े उस टाइम में ज्यादा परेशान करेंगे, और घास फूस ज्यादा होगा। तो लगभग आपके इसीलिए मतलब बरसात से पहले ही, हाँ, लगभग ये आपका फ्रूट सब निकल गया है, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। अच्छा। लेकिन फिर भी हम लोग साइकिल बनाने के हिसाब से थोड़ा थोड़ा, जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो बैगिंग अभी भी है, अभी भी क्या हुआ, ये 15-1 दिन में ये भी निकलना चालू होगा। बस ये थोड़ा, लेकिन कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए हम लोग अच्छा राउंड ईयर कुछ ना कुछ हाथ में चलता रहे, इसलिए ये वाला भी प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि ऑफ सीजन में अगेन वो आपका स्टडी का मैटर है। एक अगर ये 20 टन दे रहा है ठंड में, तो 20 टन देगा और 20 रुपए किलो होगा, तो 4 लाख का हुआ। 4 लाख हुआ, हाँ। लेकिन 10 टन दिया और 40 रुपए किलो हुआ, तो भी 4 लाख का हुआ। तो वो आपके ऊपर है कि आप कब मार्केट को टारगेट करना चाह रहे हैं, और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर। और इसका मार्केट प्राइस लगभग कितने, लगभग हाईएस्ट जो जाता है जैसे, और लगभग डाउन कितना रहता है एक एवरेज करें तो? देखिए, क्वालिटी अगर मैं सिर्फ टॉप क्वालिटी की बात करूँ, A1 जो है, A1 मेरे को ऐसा नहीं लगता कि A1 35 रुपए के नीचे आता होगा। अच्छा, बहुत रेयर केस में एक आध बार 30 आ जाता होगा। अच्छा, लेकिन एवरेज प्राइस 35-40 के नीचे नहीं आएगा। A1 की बात कर रहा हूँ अगेन, जो सबसे टॉप क्वालिटी, अमरूद का सबसे जो टॉप क्वालिटी है। अच्छा, इसका हाईएस्ट नहीं बता रहा हूँ मैं, लोएस्ट बता रहा हूँ। लोएस्ट जो है ना, लोएस्ट में 30 रुपए तक शायद कभी आ जाता होगा। अच्छा, कुछ समय के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 5 दिन के लिए ऐसा आ जाता होगा। और हाईएस्ट तो खैर 70, 80, 90 तक भी हर सीजन में ऐसा होता है।
लेकिन हाईएस्ट कभी भी नहीं पकड़ना चाहिए, लोएस्ट भी नहीं पकड़ना चाहिए, एवरेज में पकड़ना चाहिए, एवरेज मतलब पकड़ना 50 से 55 60 नहीं के अंदर। नहीं 40 के आसपास का एवरेज आएगा मेरे हिसाब से, मेरा जो कैलकुलेशन है उसमें। लेकिन अगेन ये सिर्फ हम टॉप क्वालिटी की बात कर रहे हैं। एक फार्म में सिर्फ टॉप क्वालिटी नहीं निकलता, 2-3 क्वालिटी निकलता है। अभी हम घूमते घूमते ही देखे हमारे पास कुछ ओपन भी है, जिसको बरसात आ जाने के कारण हमने बैगिंग नहीं किया, तो उसको कम रेट में मतलब। हाँ, अगर देखिए उसमें मैंने बैगिंग में 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया, और अगर वो फिर भी मेरे को अगर 15 रुपए दे रहा है केजी बिना किसी एफर्ट के, अच्छा, तो इट इज नॉट बैड, मतलब वो खराब सौदा नहीं है। अच्छा, और इसका मार्केटिंग हम अभी कहाँ मतलब भेज रहे हैं? इतने बड़े एरिया में निकलता होगा तो मार्केटिंग कहाँ? अच्छा मार्केट तो हम लोग का उड़ीसा, आपके उड़ीसा में बढ़िया डिमांड है अमरूद का, बिहार में अच्छा डिमांड है, झारखंड, यूपी, उसके आगे फिर वेस्ट बंगाल में मतलब थोड़ा नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ बंगाल बोल सकते हैं, उस तरफ अच्छा सिलीगुड़ी वगैरह हो गया, उस तरफ अच्छा मार्केट है। सेकंड सीजन जैसे मैंने आपको बताया कि जो बेस्ट प्रोडक्शन है वो ठंड वाले सीजन में, सेकंड वाला उतना अच्छा नहीं होता, और बहुत सारी चीजें पे डिपेंड करता है। जैसे आप गर्मी वाला फसल ले रहे हैं, जैसे इस साल हुआ, इस साल गर्मी बहुत तेज पड़ी, अच्छा, तो इस साल प्रोडक्शन हम लोग का जो एक्सपेक्ट किए थे, अच्छा, और इस बार पहली बार ऐसा हुआ था कि पिंक ताइवान में हम लोग ये एक्सपेक्ट किए थे कि एकदम पीक समर में लेंगे, बहुत ज्यादा गर्मी भी था, बहुत हीट था, बारिश हुई नहीं, उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा पूरा फ्रूट ड्रॉपिंग हो गया। मेरा भी फार्म में ऐसा ही मेरे को तकलीफ तो हुआ। ये बहुत सारी चीजें नेचर पे। अच्छा, पिछले जब कोरोना के टाइम से जो पैटर्न चल रहा था, तो ऐसा लग रहा था ना गर्मियों में बीच बीच में बारिश होती रहती है, तो उससे थोड़ा मेंटेन हो जाएगा, ऐसा सोच के हम लोगों ने इस बार ले लिया, तो वो दांव सही नहीं पड़ा, तो नुकसान हो गया। तो इस साल का अगर एवरेज निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन पिछले उसके पहले के जो एवरेज है वो सारे तो आना चाहिए 10 टन, मतलब सेकंड वाले में भी। देखिए ये बहुत सारा फ्रूटिंग है किसान भाइयों, देखिए कितना ज्यादा फल है, देखिए। और इसको आप मतलब थिनिंग करके उसके बाद बेकिंग करते होंगे, जैसे ज्यादा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा फल तो बिल्कुल आ रहा होगा, जितना दिख रहा है इसका लगभग 3 गुना या 4 गुना भी कई बार तोड़ना पड़ता है, हल, हाँ, उतना को ड्रॉप करके फिर मतलब 1/3 ये है समझ लीजिए, बाकी 2/3 या 3/4 इसका हट देते हैं। कुल मिला के 1 एकड़ के हिसाब से बेनिफिट कितना रहता है मतलब? और बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है असली में जो प्रॉफिट है ना। अच्छा, प्रॉफिट में कैलकुलेशन में आप क्या क्या चीज कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, और अभी का जो सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि देखिए जैसे मेरा लॉस हुआ इस समर की जो हम बात कर रहे थे, इस समर के लॉस को मैं इसी साल में कैलकुलेट करूंगा कि अगले साल भी करूंगा। तो इस साल में अगर कैलकुलेट करूंगा तो मैं लॉस में रहा, लेकिन उसको मैं डिवाइड कर दूंगा अगले साल भी, तो उसको कवर करने के लिए मेरे को 1 आध साल और लगेगा। एक सीजन चला जाएगा उसमें। तो खैर थोड़ा ऐसा होता रहता है। हाँ, तो ये वही कह रहा हूँ मैं, तो इसके लिए ना, इसलिए खेती में नॉर्मली ये होता है कि एकदम फिक्स्ड आंसर कुछ नहीं है, इतना प्रॉफिट हो ही जाएगा। किसान तो एक जो भी खेती हो, ऐसे टमाटर हो या फिर बैगन हो या फिर मिर्ची, कुछ भी हो, लेकिन उसको रिस्क रहता है, कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे भी आना पड़ता है। लेकिन बिल्कुल हम मार्केट का रिस्क भी रहता है, प्रकृति का रिस्क रहता है, नेचर का, सीजन का। किसान ये मिट्टी से जुड़ा होता है और कमाता है, तभी तो जो है खाने को मिलता है लोगों को। दुनिया जितना भी आगे जाए, मैं ये सोचता हूँ कि किसान का योगदान सबसे ऊपर है। हाँ, क्योंकि वो ही लोगों का पेट भरता है। चाहे आप दुनिया से देखिए दूसरे ग्रह में पहुंच गया है, लेकिन ये मिट्टी में ही बीज बोने के बाद ही लोगों को खाना मिल रहा है। बिना खाना खाए वहाँ भी यहीं का बीज का ही खाना वहाँ खा रहे होंगे, मिट्टी का। सही है। और एक चीज मैं देखा, जैसे ये आपका कैनोपी में जो ये प्रूनिंग हुआ है, और एक जो ट्रेलिस सिस्टम, उस दोनों में थोड़ा सा क्या मतलब? देखिए क्या होता है, ट्रेलिस सिस्टम जो है ना, वो यहाँ एक ऐसे दीवार की तरह बन जाता है। अच्छा, तो उसमें ऑपरेशंस जो है, इसका डे टू डे हैंडलिंग है, मतलब इसका कटिंग, प्रूनिंग, देखिए इसमें नए शूट्स आ रहे हैं। तो ट्रेलिसिंग अगर ये होता तो एक लाइन, एक सीधी डंडी में उसमें सारे शूट्स आते हैं, जैसे हमारे जो करते हैं ऐसे टाइप का रहेगा। तो ट्रेलिसिंग सिस्टम जो है वो सुविधाजनक है आपके काम करने के लिए, सुविधाजनक है। लेकिन उसमें एक चीज है कि फ्लैश जो है, मतलब जो प्रोडक्शन एक बार में आता है, तो इसमें क्या होगा कि अलग अलग, जैसे देखिए इसका जो उम्र है, ये वाले का, ये देखिए ये बर्ड्स आ गए, ये आ गए हैं, फूल आ गया है, ठीक है, यहाँ बर्ड्स आ गए, लेकिन ये भी छोटा है, ये नहीं आया है, ठीक है। तो हमारी जो लेबर है, ये अगर एक साथ आ जाए तो एक साथ ही हमको बैगिंग करना पड़ेगा। सुविधा भी है और तकलीफ भी है, मार्केट का तकलीफ भी है, थोड़ा बहुत। हार्वेस्टिंग भी फिर वो 4-5 दिन में ही होगा, एक साथ ही हो जाएगा, एक साथ ही होगा। अभी इसमें क्या होगा, यहाँ से बैगिंग एक राउंड चालू हुआ, कंप्लीट हुआ, जब इसका बैगिंग होगा तब तक ये बड़ा हो जाएगा, इसमें फ्लावरिंग और थोड़ा मैच्योरिटी की स्टेज में रहेगा, दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद उसी लेबर को ये वाला काम मिल गया, तो वो रोटेशन में जो काम चलता है ना। अच्छा, और रोटेशन मेरे को ऐसा लगता है, जो मेरा अनुभव है अब तक का, रोटेशन होना ज्यादा फायदेमंद है।
अच्छा। बजाय फ्लैश में और बल्क में। क्योंकि आप सोचिए कि आपका जिस टाइम में प्रोडक्शन आया, हार्वेस्टिंग जिस टाइम में गया, और उस टाइम में रेट कम है, अच्छा। आपको 100 टन निकालना है, 100 टन एक साथ निकला एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन में, तो लॉस में हो जाएगा, तब आप लॉस में जाएंगे। हाँ। लेकिन अगर ये साइकिल में है तो कभी ना कभी तो थोड़ा अच्छा रेट भी हिट करोगे, तो इसको ये मेकअप कर तो वो थोड़ा सा मेकअप कर लेगा, तो उसमें चांसेस बनते हैं। तो देखिए ये भी एक बहुत ही अच्छी बात सीखने को मिली सर से। तो बहुत सारी जानकारी हमें मिली आज यहाँ पर सर के फार्म में आकर के, और बहुत दिनों से मेरा भी ये प्रयास था कि कैसे आकर के जो है सर से मिलूं और बहुत सारी जो नई जानकारी है किसानों तक पहुँचाने का काम मेरा जारी रहता है। तो ऐसे ही आपका चैनल मैंने देखा, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, किसानों को इतनी अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। बहुत वैसे तो काफी लोग ये काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत कम लोग हैं, हाँ, लेकिन ये प्रयास मेरे को लगता है कि सभी किसानों को किसी ना किसी अपने स्तर पे जरूर करना चाहिए, कि जो भी आपके पास जानकारी उसको शेयर करो, और शेयर करने से बढ़ता है। और आप जो हमारे जो नए मतलब जो किसान हैं जो अभी हमारे चैनल देख रहे हैं, उनके लिए मतलब क्या मैसेज देना चाहोगे ये गुआवा फार्मिंग को लेकर? मेरे को ऐसा लगता है कि लोग कोई भी बिजनेस हो, कोई भी काम नया शुरू करते हैं, कुछ करते हैं, तो इमोशनल डिसीजन बहुत लेते हैं। अच्छा। हाँ। इमोशनल मतलब भावनाओं में बहक करके। हाँ। और इमोशनल के बजाय थोड़ा लॉजिकल डिसीजन होना चाहिए। अच्छा। फैक्चुअल होना चाहिए, पेपर कलम में, मतलब हाँ, पेन पेपर में आप नंबर्स पे बात करो। हाँ। और नंबर्स किस किस कारणों से इधर उधर होते हैं। अच्छा। जैसे मैंने आपने प्रॉफिट के बारे में पूछा, तो मैं बोला उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अप एंड डाउन। आप प्रॉफिट किसको बोल रहे हैं? हाँ। कि एक साल का प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, एक सीजन के प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है इस सीजन में मैं प्रॉफिट में, अगले सीजन में लॉस हो जाऊं। या अगर मैं एक्सपांशन मोड में मैं ग्रो कर रहा हूँ, और ओवरऑल देखोगे कि भाई 100 एकड़ में आप कितना कमाए, तो नहीं कमाए, क्योंकि 40 का जो प्रोडक्शन है वो लग गया 60 एकड़ में। तो एंड ऑफ द डे मेरे हाथ में क्या बचा? तो कुछ नहीं बचा। हाँ। लेकिन आप फिर बोलोगे स्पेसिफिकली ये बताओ कि 40 एकड़ में कितना कमाए। अच्छा। तब मैं बता पाऊंगा, लेकिन 40 एकड़ में फिर एक साथ, ऐसा सब्जेक्टिव है। अच्छा। एनीवेज, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, जिन फैक्टर्स पे अच्छे से स्टडी करना चाहिए। आपकी हमारी और काफी जो चर्चा की है हम इंडिया बहुत सारी बातों पे, वो तो खैर बहुत लंबा चौड़ा है, बट फिर भी एक एक चीज पे ध्यान देना चाहिए। वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नर्सरी कहाँ से खरीद रहे हो, उसका ऑथेंटिसिटी, रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कुछ एक एग्जांपल्स बताया, मेरा तो दिल दहल गया सुन के। वो वही तो बोल रहा हूँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं नर्सरी वाले हैं सर। मैं वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत बता देना चाह रहा हूँ किसानों को, क्योंकि कुछ लोग ना उनके जो एक्चुअल चीज है वो नहीं दिखाते हैं। हाँ। और बातों में किसानों के साथ मतलब नहीं, ये तो अपने मार्केटिंग के लिए, देखो मैं मानता हूँ ये बहुत गलत बात है। हाँ, वैसे तो किसी को भी ठगना गलत बात है, लेकिन किसान को ठगना तो सबसे ज्यादा क्योंकि एक बार अगर एक लॉस में चला गया ना, वो प्रकृति से लड़ रहा है, वो पूरी सामाजिक व्यवस्था से लड़ रहा है, जो आज हमारा अर्थव्यवस्था है उसमें आप हर चीज में, बाकी सब चीज का रेट फिक्स है, आपका रेट ही नहीं फिक्स है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं, और वहां पे अगर आप फिर मार्केट भी ऐसे ठगी करने लगे, तो ये अच्छी बात नहीं है मेरे ख्याल से, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि जो अच्छी नर्सरीज है, जो क्वालिटी बेस्ड नर्सरीज है, जो आपको सिर्फ पौधा नहीं देती, पौधे के साथ साथ सर्विस भी देती हैं, ऐसी भी नर्सरीज। जैसे मतलब मैं तो क्योंकि रायपुर से हूँ, वीएनआर यहाँ नजदीक है, और कोई ये पेड प्रमोशन उनका नहीं है, लेकिन मैं अपने आंख से जो देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, उसके हिसाब से उनका जो रिसर्च है, वो जिन चीजों का ध्यान रख के फिर प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं कि ये मार्केट में टिकेगा कितने दिन, शेल्फ लाइफ कितना है, बिकेगा कहाँ, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, इसका प्रोटेक्शन कैसे, ये एक एक चीज हम वीएनआर से सीखे। तो सिर्फ पौधा नहीं खरीदे, पौधे के साथ साथ पौधे के साथ करना क्या है ये भी उन्होंने बताया। ये बहुत ही मतलब अच्छी चीज है, क्योंकि खाली आप पौधा ले आओगे, अगर उसको प्रोसेस नहीं जानोगे तो उसके बाद आगे बहुत ज्यादा तकलीफें चलती और ये सब 10-10, 20-20 साल चलने वाले पौधे हैं। तो रिलायबिलिटी जो है एक नर्सरी का सोर्स हो गया, उसके बारे में बात कर रहा था। ड्रिप लाइन के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की। ड्रिप लाइन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, 1 घंटे उसमें बात हो सकती है, तो उसको भी समझना पड़ता है। वाटर अवेलेबिलिटी कई बार नहीं समझते, बोरवेल कितना होना चाहिए, टैंक को स्टोरेज करके वहां से फिर पंप करना चाहिए कि डायरेक्ट होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग पहलू है। तो नए लोग जो भी इसमें आ रहे हैं, मेरा ये कहना है कि आप हर एक पहलू पे थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, उस पे कुछ ना कुछ नोट्स बनाइए, जानकारी इकट्ठा कीजिए, और जरूरी नहीं है जो कर रहा है उसी से करें, उससे तो करे भी आप, अदरवाइज भी यूट्यूब से आज इतना भंडार है, बहुत ज्यादा आराम से सीख सकते हैं। पहले के जमाने से आज का बहुत ज्यादा बहुत सीखने को आप कंप्लीट वहीं से भी सीख सकते हैं, इतना इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो आप पहले जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन उसको कंज्यूम कीजिए, उसको प्रोसेस कीजिए,
और प्रोसेस करके कंक्लूजन निकला इसमें आपको कमी लग रही, तब आप लोगों को खोज के उनसे भी पूछिए, उनका राय लीजिए। हम लोगों को भी क्या होता है, बहुत सारी क्वेरीज आती है, आपको भी, आपका चैनल है तो आपको आती होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये रहता है कि लोग बेसिक रिसर्च भी नहीं कर रहे रहते हैं। बिल्कुल। और एकदम सीधा सवाल है, गावा की खेती में फायदा है कि नहीं, आप बताओ। हाँ। तो भाई आप ये बताओ, क्रिकेट खेलने में फायदा है कि नहीं? तो आप सचिन तेंदुलकर बन रहे तो फायदा है, नहीं तो आप जीवन बर्बाद कर दे। नेता बनने में फायदा है कि नहीं? लेकिन उसके लिए कब से कड़ी मेहनत करके कोई एक मतलब बस वो तो जगह पर पहुंचेगा ना। फायदा सिर्फ मेहनत करने में, फायदा छुपा है मेहनत करने पे। लोग सोचते हैं कि नहीं, मेरे को बस गुआवा फार्मिंग का थोड़ा सा ज्ञान मिल जाता ना तो मैं भी पैसे कमाता। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान छुपा हुआ नहीं, कोई ऐसा हिडन इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी के पास। मैं समझता हूँ कि किसी बिजनेस में नहीं होता, किसी बिजनेस में ऐसा कोई ट्रिक नहीं है जो गूढ़ रहस्य है जो उसको पता है, हमको नहीं पता। हमको पता चल जाता तो हम लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा लेते। ऐसा नहीं है, तो इसलिए मेहनत पे फोकस करना चाहिए, थोड़ा सा तैयारी, प्रिपरेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, आज सर से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुशी लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। जो मैं मतलब एक्सपेक्ट किया था उससे भी बहुत ज्यादा सीखने को मिला, और इतना उनका जो बहुमूल्य समय हमको दिया, और हमारे दर्शक जो कि अभी देख रहे हैं उनके लिए बहुत कुछ सीखने को मिला, आशा करता हूँ इस वीडियो में। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, इतना मतलब समय देने के लिए। और किसानों के लिए इतनी बहुत जानकारी, किसानों के लिए तो काम ही यही है, और इससे हमारा भी नॉलेज बढ़ता है। आपसे बात करके बहुत सारी जानकारी मुझे भी मिली, और मेरे ख्याल से ये सिलसिला चलना चाहिए, किसानों को आपस में मिलना चाहिए और जानकारी बांटनी चाहिए, तभी सबका फायदा होगा, पूरी कम्युनिटी का, जो हमारा किसान समाज है पूरे उसका एक अपलिफ्टमेंट होगा, ऊपर उठ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।